हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी। मैं अरुणा चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल एपी टीचिंग क्लासेस पर। डिस्कस करेंगे आज हम यहां पर पियाजे की इंपोर्टेंट संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को, जिसमें समझेंगे प्रीवियस ईयर में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं और यहाँ पर जो इंपोर्टेंट टर्म है जिससे हर बार क्वेश्चन आते ही आते हैं, क्योंकि पियाजे की थ्योरी से कम 2 नंबर के क्वेश्चन आपके हर बार पूछे जाते हैं। चैनल पर आप आए हैं पहली बार तो चैनल को कर लेंगे सब्सक्राइब, तो समझते हैं कि कहां से कितने मतलब यहां से इनकी थ्योरी से कैसे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जीन पियाजे एकमात्र ऐसे मनोवैज्ञानिक थे तो जिसकी बात करें, उन्होंने जो बच्चों को एक नन्हे वैज्ञानिक तक की मतलब संज्ञा दी है और इन्होंने कहा है कि जो बच्चे होते हैं ना, वो अपनी दुनिया के बारे में जो जितने भी प्रकार की जो सूचनाएं होती है ना, तो उन सूचनाओं को अपनी गतिविधियों से, ध्यान देना यहाँ पर एक एक पॉइंट पर, अपनी गतिविधियों से, अपनी एक्टिविटी से अन्वेषण व निर्माण करते हुए, ये जो वर्ड है ना निर्माण करते हुए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि यही वो एक मनोवैज्ञानिक है जो कहते हैं कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं। तो निर्माण करते हुए प्राप्त करते हैं, ठीक है। जितनी भी जानकारी होती है, जितना भी ज्ञान होता है, बच्चे खुद के अन्वेषण के द्वारा प्राप्त करते हैं और उसे कह सकते हैं कि वो अपने ज्ञान का निर्माण खुद ही करते हैं, ठीक। अब बात करें, जब निर्माण वो खुद ही करते हैं तो इसी वजह से इस उपागम को क्या कहा गया है? निर्माणवादी उपागम कहा गया है। निर्माणवादी उपागम के जो संस्थापक है, जो प्रतिपादक है, तो वो कौन है? जीन पियाजे है। और यही वो है जो कह सकते हैं कि बच्चों में इतना विश्वास करते हैं कि बच्चों को एक तरह से समाज और संस्कृति को इतनी मान्यता नहीं देते हैं। कहते हैं कि बच्चे अपने आप में इतने कैपेबल होते हैं, उनमें इतनी संभावना होती है, ठीक है। तो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के कुछ संप्रत्यय है, कॉन्सेप्ट है, जिन्हें वो समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर है एक वर्ड एडेप्टेशन, अनुकूलन। ये क्या है? अनुकूलन क्या होता है? अनुकूलन ये है कि उनके अनुसार जो बच्चा है वो किसी ना किसी वातावरण में रहकर तो बड़ा होगा, है ना। जैसे वो किसी गरीब परिवार, अमीर परिवार, या फिर कह सकते हैं कि झुग्गी झोपड़ी, किसी भी तरह के इन्वायरमेंट में रहकर वो बड़ा हो रहा है। तो बड़ा हो रहा है तो साथ साथ में वो ज्ञान भी प्राप्त कर रहा है, यानी कि उसके मस्तिष्क का विकास भी हो रहा है, उसका स्कीमा बन रहा है। तो जब स्कीमा बनता है, जब उसको ज्ञान की प्राप्ति होती है, तरह तरह की नॉलेज, तरह तरह की वो सूचनाएं प्राप्त करता है, तो वो सूचनाएं गलत भी हो सकती है ना। और वो सूचनाएं फिर उसमें कह सकते हैं कि बच्चा उसमें सुधार भी करता है। तो देखिए, जब वो किसी वातावरण में रहकर बड़ा हो रहा है तो जैसे ही वो सूचनाएं प्राप्त करता है, जिसे कह सकते हैं कि जब वो पूर्व ज्ञान में जिस तरह का भी उसके पास में जो बेसिक नॉलेज है और उसमें वो नया ज्ञान जोड़ता है, क्या नया ज्ञान जोड़ता है या फिर नया ज्ञान प्राप्त करता है, तो वो कहलाता है एजिमुलेशन। एजिमुलेशन यानी कि ज्ञान को जो है जोड़ना, इकट्ठा करना, ठीक है, अपने आप में इकट्ठा करना। ज्ञान मतलब आ रहा है, प्राप्त हो रहा है, ठीक है। वो कैसा भी है, वो सही है, वो गलत है, लेकिन यहाँ पर ज्ञान सिर्फ प्राप्त हो रहा है। तो बच्चा जानकारी उसको प्राप्त होती जा रही है, या फिर कह सकते हैं कि उसको किताबी ज्ञान मिल रहा है, उसको खेलने का ज्ञान मिल रहा है, उसको सामाजिक ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, किस तरीके से उसको नैतिक ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, वही बड़ों का आदर करना चाहिए, खाना किस तरीके से खाना चाहिए, ड्रेस किस तरीके से पहनना चाहिए, ये सब उसको जानकारी मिलती जा रही है ना। कभी कभी वो बाय मिस्टेक गलती भी तो करता है, जब वो गलती करता है, उसको उसने किसी को देख लिया कुछ गलत काम करते हुए, है ना, गलत जानकारी या फिर गलत, भाई कहते हैं ना कि जब हम बचपन में छोटे थे तो जैसे जो चंद्रमा होता था, जब जहां देखो वो हमारे साथ में मतलब चलता हुआ हमें नजर आता था, तो हमें लगता था कि ये जो चांद है ना हमारे साथ में चल रहा है ना, जहां जहां हम जाते हैं हमारे साथ में वहीं पर आ जाता है। तो वो एक कह सकते हैं कि उसको गलत जानकारी प्राप्त थी। लेकिन जैसे धीरे धीरे वो बड़ा होता है तो उसमें संशोधन आता है, जब उसे एकदम सटीक जानकारी प्राप्त होती है। तो जब हम गलत तरीकों या फिर गलत जानकारी को में संशोधन करते हैं, उसे सुधारते हैं, तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है, या फिर कह सकते हैं कि ज्ञान में जो हम ज्ञान को हम जो मॉडिफाई करते हैं, ठीक है, गलत जानकारी को जो मॉडिफाई करते हैं, तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है? एकोमोडेशन,
ठीक है, क्या कहलाता है? अकोमोडेशन कहलाता है। ठीक, नया तरीका जब हम सीखते हैं या फिर कह सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि पूर्व ज्ञान में नई जानकारी जोड़ते हैं तो वो कहलाता है एजिमिलेशन। और जब हम अपने ज्ञान में संशोधन करते हैं, नए तरीके सीखते हैं, ठीक है, नया तरीका अपनाते हैं, कहते हैं ना कि एक बच्चा प्रीवियस ईयर में, एक बच्चा उसने पिछले साल पढ़ाई की जिस तरीके से, उस तरीके से पास नहीं हुआ, उसके नंबर कम आए, लेकिन इस बार उसने अपना तरीका बदला, अपने पढ़ाई के तरीके को बदला और इस बार अच्छे उसने नंबर प्राप्त किए हैं और उसने अच्छा ग्रेड उसको मिला है, तो उसने एजिमिलेशन किया या एकोमोडेशन किया? तो उसने एकोमोडेशन किया, उसने अपने तरीके को बदला। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होता है, ये दोनों प्रोसेस किसके अकॉर्डिंग, किसके तहत होते हैं? एडेप्टेशन के तहत होते हैं। बात हो गई होगी क्लियर, समझ में आ गया होगा क्या होता है एजिमिलेशन, क्या होता है एकोमोडेशन। अब आगे मूव करते हैं। अब स्कीमा क्या होता है? जहां से क्वेश्चन आना ही आना होता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जब बच्चा किसी न किसी वातावरण में रहकर बड़ा हो रहा है तो उसको जानकारी प्राप्त होती रहती है, गलत सही सब तरह का ज्ञान उसको मिलता रहता है, और कहीं कोई गलत बात बच्चे ने सीख ली, गलत जानकारी प्राप्त कर ली, तो उसमें जो है बाद में वो संशोधन भी करता है। तो ये कह सकते हैं कि ये पूरे प्रोसेस के तहत बच्चे के दिमाग का, मस्तिष्क का, या फिर कह सकते हैं कि सूचनाएं जो मस्तिष्क में वो इकट्ठा करता है, जो जानकारी वो मस्तिष्क में उसकी बनती जा रही है ना, जो बनती जा रही है, वो अपने आप में क्या है? वो स्कीमा कहलाता है। कैसे? जैसे देखो स्कीमा, या फिर हम कहे कि नॉलेज दैट मीन्स वही ज्ञान, या फिर कहे व्यक्ति का वस्तुओं और जीवन परिस्थितियों के साथ में व्यवहार करते समय अपने खुद का ढंग ही स्कीमा कहलाता है। अब जिसको जिस तरह की जानकारी प्राप्त होती है, जिसको जिस तरह का ज्ञान प्राप्त होता है, वही उसका स्कीमा है। आप यूट्यूब पर इतने सारे चैनल देखते होंगे और सेम टीचिंग की तैयारी बहुत से चैनल करा रहे हैं, है ना, तो आप ये देखोगे, ये फर्क देखोगे कि कोई टीचर बहुत अच्छे से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कराता है और कोई टीचर जो है बेतुकी बेढंगी बात पढ़ाता है। तो आप किसको कहोगे कि किसका स्कीमा सटीक है या फिर किसकी जानकारी सटीक है? जिसको जानकारी होगी, जिसका स्कीमा बहुत अच्छा होगा, उसमें जिसे बहुत अच्छी नॉलेज होगी टीचिंग की, तो वो बहुत अच्छे से तैयारी कराएगा। और जिसका स्कीमा क्लियर ही नहीं है, जिसको जानकारी ही नहीं है, जिसको ज्ञान ही नहीं है, तो कह सकते हैं कि वो अच्छे से आपको नहीं पढ़ा पाएगा, बेतुकी बेढंगी बात पढ़ाएगा। तो ये होता है स्कीमा, है ना, वो उसी तरीके से बिहेव करेगा, उसी ढंग से आपको जो है पढ़ाएगा। तो व्यवहार करने का ढंग ही क्या कहलाता है? स्कीमा कहलाता है। तो दूसरे शब्दों में यहाँ पर समझना, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये इंपॉर्टेंट लाइनें यहाँ पर जो ऐड की गई है ना, प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चनों से है। तो क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा गया है कि जो बच्चे होते हैं, बच्चे की क्षमताओं व योग्यताओं का संग्रह क्या है? क्षमताओं योग्यताओं का संग्रह कैसे? भाई आपको जितना ज्ञान है, जो चीजें आपने सीखी है, वही तो आपकी क्षमता होती है। उसी को तो आपका कलेक्शन कहेंगे कि आपके अंदर इतनी स्किल्स है। ठीक है, तो जो क्षमताओं और योग्यताओं का संग्रह होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्कीमा। क्या बोलते हैं? स्कीमा। चिंतन की जो क्रियाओं की संगठित व्यवस्था है, चिंतन की क्रियाओं की जो संगठित व्यवस्था होती है, यानी कि जिस तरीके से आप सोचते हो किसी चीज के बारे में, कितना ज्ञान रखते हो, कि कैसे आपकी मेमोरी है, तो वो सब क्या है? आपका स्कीमा है। कुल मिला के बात वही है, घुमा फिराकर मानसिक संरचना, आपकी इंटेलेक्चुअलिटी, आपकी मेंटलिटी, आपकी स्किल्स, वो सब क्या है? वो स्कीमा है। ठीक है, आपका कार्य रूप सूचनाओं का संगठन, आप किसी काम को किस ढंग से करते हो, जब ये पूछ लिया जाए कि कार्य रूप सूचनाओं का संगठन, यानी कि आप किसी काम को किस ढंग से करते हो, तो वो जो काम करने का ढंग है, काम करने का तरीका है, तो वो क्या है? अपने आप में वो आपका स्कीमा है। आई होप आप ये समझ गए होंगे कि स्कीमा किसको बोलते हैं। इस तरह के वर्ड यूज करके भी स्कीमा को पूछा गया है, कई बार पूछा जाता है अलग अलग शब्दों का प्रयोग करके, तो वो आपको ध्यान देना है। तो पियाजे के अनुसार बच्चे में स्कीमा प्रवृत्तियां और प्रतिक्रिया जन्मजात होती है, ये आपको ध्यान देना है। यहाँ पर इन्होंने क्या बताया, क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि जो स्कीमा है
जो स्कीमा है क्या उसमें बाद में उसको बनने की संभावना ज्यादा होती है, या फिर जो बाय बर्थ हम कह सकते हैं कि जन्मजात जो क्षमता होती है हम उसको स्कीमा कहते हैं। तो पियाजे ने ये कहा है कि जो स्कीमा होता है वो जन्मजात होता है। क्या होता है? जन्मजात होता है। तो पियाजे के अनुसार बच्चे में स्कीमा प्रवृत्तियां और प्रतिक्रिया जन्मजात होती है। ये आपको ध्यान देना है, यहीं से क्वेश्चन घुमा देता है सिर्फ एक वर्ड से। ठीक है, तो आनुवंशिक भी इसको बोल सकते हैं, उसको जन्मजात भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आप, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। आगे मूव करते हैं। अब एडेप्टेशन क्या है, एजिमिलेशन क्या है, ये पूरा प्रोसेस आपने समझ लिया है। स्कीमा क्या है, इसी के बीच में एक जो वर्ड यहाँ पर साम्य धारण, इक्विलिब्रेशन है, ये इसका क्या रोल है? इसका क्या रोल है, ये किस तरीके से मतलब प्रयोग में आता है? हालांकि इससे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं और बहुत कम देखे गए हैं। तो लास्ट ईयर से तो अगर देखे तो इससे क्वेश्चन एक बार भी मतलब नहीं देखा गया है, लेकिन फिर भी कभी भी क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि सिलेबस तो वही से बना हुआ है। तो ये इसका क्या रोल है? साम्य धारण। तो देखो, साम्य धारण की अगर बात करें तो जो साम्य धारण होता है यह बालक के मस्तिष्क में आत्मसातकरण व समायोजित ज्ञान के बीच में संतुलन कायम करता है। ये ध्यान रखना है। कई बार आप ना किसी चीज को लेकर मतलब क्या कभी ऐसा हुआ कि कोई गलत जानकारी आपको प्राप्त हो गई, या आपने कोई गलत काम करने का कोई गलत तरीका सीख लिया, आप उस तरीके से कर रहे हो और फिर बाद में आपने सही सीखा, आपने उसमें जो है मॉडिफाई कर लिया, उसको एकोमोडेशन कर लिया। तो बीच में कहीं ऐसा तो नहीं होता है कि दिमाग मतलब एक तरह से मतलब गलत जानकारी दिमाग में चली गई तो दिमाग फट जाएगा या फिर जो है दिमाग खराब हो जाएगा? ऐसा नहीं होता ना। तो बीच में कोई ना कोई मतलब एक प्रोसेस ऐसा होता है जिसे हम कह सकते हैं कि जब नई जानकारी बच्चे को प्राप्त होती है, जब नई जानकारी प्राप्त होती है और उसमें कुछ गलत कुछ सही भी होती है, तो कोई जो गलत जानकारी होती है तो उसे बाद में वो मॉडिफाई कर लेता है, सुधार लेता है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच के बैलेंस को, इस दोनों के बीच का जो बैलेंस होता है तो उसको बोलते हैं साम्य धारण, यानी कि बीच। इस टर्म को हम क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रेशन बोलेंगे, साम्य धारण बोलेंगे। इसका कोई ज्यादा रोल नहीं है, ज्यादा इससे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। ठीक है, बस इतना सा है, ये समझाना जरूरी था क्योंकि ये एक पार्ट है उसका। अब बात करते हैं संज्ञानात्मक संरचना की। संज्ञानात्मक संरचना क्या है? स्कीमा तो आपने समझ लिया है। स्कीमा समझ लिया है तो स्कीमा में सिर्फ एक कह सकते हैं कि एक चीज नहीं आती है। स्कीमा में जितनी सारी मतलब चीजें आती है, जैसे उसमें तर्क भी आएगा, उसमें स्मृति भी आएगी, उसमें कह सकते हैं कि सूचनाएं भी आएंगी, है ना। तो एक तरह से जो संज्ञानात्मक संरचना है तो बच्चे के मानसिक संगठन या क्षमताओं को सम्मिलित रूप से संज्ञानात्मक संरचना कहते हैं। यानी कि बच्चा कितना बौद्धिक है, कितना उसका जो है वो मतलब उसका मानसिक विकास हुआ है, कितना वो पढ़ाई में अच्छा है, कितना वो खेल कूद में अच्छा है, और उसकी स्किल्स जो भी है काम करने की, बोलने की, लिखने की, वो सब जो है उसमें हम कह सकते हैं कि उनको उनका जो संगठित रूप होता है, जो संगठित रूप होता है उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? संज्ञानात्मक संरचना बोलते हैं, सिंपल शब्दों में। ठीक है, फिर यहाँ पर मानसिक संक्रिया क्या है? मानसिक संक्रिया क्या है? मानसिक संक्रिया ये है कि जब बच्चा होता है ना, किसी काम को करने के लिए जो मतलब थिंकिंग करता है, थिंकिंग का प्रोसेस, चिंतन करता है। तो देखो, अगर बच्चा है उसका जो एक मस्तिष्क है जिसे हम यहाँ पर कह रहे हैं कि स्कीमा, ठीक है, अगर उसके सामने कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई क्वेश्चन आ गया, कुछ उससे पूछ लिया गया, तो सीधी सी बात है वो सोचेगा तो है, उस पर विचार करेगा। जब वो विचार करता है, जब वो चिंतन करता है, तो उस प्रोसेस को हम मानसिक संक्रिया कहते हैं। जब कोई बच्चा किसी काम को करने के लिए चिंतन करता है तो उसे मानसिक संक्रिया कहते हैं। सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। तो मानसिक संक्रिया के माध्यम से ही हम किसी समस्या के समाधान पर सोच पाते हैं या फिर चिंतन कर पाते हैं। अब आप ये कहोगे कि यहाँ पर ये मानसिक संक्रिया क्या अलग से कुछ ऐसा मतलब किसी के पास है किसी के पास नहीं है? ऐसा नहीं है। देखिए, जब कभी भी आप किसी भी सिचुएशन में होते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम सोल्व करना होता है, कोई समस्या आपके सामने आ जाए, टीचर ने होमवर्क दिया है, कोई उसमें क्वेश्चन ऐसा है जो आप नहीं कर पा रहे हो, या फिर कोई भी स्कूल में ऐसा वर्क आ गया है, वर्क आपको दे दिया गया है, कोई टास्क दे दिया गया है, तो आप चिंतन करते हो कि नहीं करते हो? बिल्कुल करते हो। तो जब बच्चा चिंतन करता है तो सीधी सी बात है, वही अपने आप में क्या प्रोसेस कहलाता है? मानसिक संक्रिया कहलाता है, अगर हम इसे मनोविज्ञान की भाषा में कहे तो। ठीक है,
चलिए, ये आपका हो गया। अब बात करते हैं स्कीम्स। एक वर्ड है स्कीमा, दूसरा वर्ड है स्कीम्स। ठीक, स्कीम्स क्या होता है? स्कीम्स किसी काम को करने के लिए हमारे पास विभिन्न प्रकार के फैक्टर होते हैं या फिर जो उपलब्ध विकल्प होते हैं उसे स्कीम्स कहते हैं। स्कीम आपका दिमाग हो गया, मस्तिष्क हो गया, है ना, विभिन्न प्रकार की सूचनाओं का संग्रह हो गया। अब क्या होता है कि जब हम कोई काम करते हैं तो प्रॉब्लम में होते हैं तो मानसिक संक्रिया करते हैं, सोचते हैं, है ना, कि ये काम कैसे होगा, ये काम कैसे होगा। तो क्या आप सिर्फ एक ही तरीका सोचते हो? आप तो बहुत से, मतलब ये ऐसे भी हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है, इसको करने का ये ढंग भी हो सकता है, इसको करने का ये ढंग भी हो सकता है। तो जब आप विभिन्न तरीके सोचते हो, विभिन्न ढंग, विभिन्न प्रकार सोचते हो, विभिन्न ऑप्शनों पर अपना जो है मानसिक संक्रिया करते हो, तो वही आपकी स्कीम्स कहलाती है। क्या कहलाती है? आपकी स्कीम्स कहलाती है। ठीक है, बात हुई क्लियर। जब कोई बच्चा, यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ में समझेंगे कि जब कोई बच्चा बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करने की सोचता है तो उसके समक्ष 3 से 4 विकल्प होते हैं जिन्हें हम स्कीम्स कह सकते हैं, है ना। जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि कोई प्रॉब्लम में आप आ गए तो एक ही तरीके से थोड़े ना सोचते हो, बहुत से तरीके उसके सोचते हो सॉल्यूशन के, तो उसको आप क्या कहोगे? स्कीम्स कहोगे। सिंपल भाषा में ऑप्शन कहेंगे और मनोविज्ञान की भाषा में या फिर कहे कि प्याजे की भाषा में हम उसको स्कीम्स कहेंगे। ठीक है, आपके पास में कितनी स्कीम्स है सीटेट को क्वालिफाई करने की, है ना, या फिर अभी जैसे कि बहुत से बच्चे एडिटर भी देंगे, तो आपके पास में कितनी स्कीम्स है उसको क्वालिफाई करने की, स्टडी करने की आपके पास में कितनी स्कीम्स है। तो ये इस तरीके से मतलब कहा जा सकता है। ओके, आप देखो यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अब इसे सोल्व करेंगे तो और भी ज्यादा जो है आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन क्या है कि संरचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार, जिसे हम निर्माणवादी कह रहे हैं, संरचना और निर्माण एक ही बात होती है, तो संरचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं होगा? अगर हम नहीं की बात करें तो इसमें से एक गलत है, बाकी 3 सही है। तो देखिए इन्होंने क्या कहा कि ज्ञान व्यक्ति परक है, ज्ञान व्यक्ति परक है, यानी कि इन्होंने बच्चों में विश्वास किया कि हर बच्चा जो है अपने ज्ञान का निर्माण खुद करता है। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात की है। प्रभावी अधिगम सुनिश्चित करने के लिए, यानी कि लर्निंग को इफेक्टिव बनाने के लिए शिक्षार्थियों को बाहरी रूप से प्रेरित करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, एक बात। दूसरा यहाँ पर है तीसरा, ज्ञान बहुलवादी और बहुविध है। हाँ, अभी तो हमने देखा कि बहुत से स्कीम्स पर हम चीजों को सोचते हैं, तो क्या हो गया? ज्ञान जो होता है बहुलवादी और बहुविध होता है। लास्ट है यहाँ पर 4 ऑप्शन कि शिक्षार्थी अपने सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में ज्ञान की रचना करते हैं। जो बच्चे होते हैं ना, बच्चे हैं या फिर शिक्षार्थी है, तो वो जिस समाज में रह रहे हैं, जिस वातावरण में रह रहे हैं, उस समाज से, उस संस्कृति से ज्ञान, संस्कृति के संदर्भ में ज्ञान की रचना करते हैं। बिल्कुल सही बात है, ज्ञान का निर्माण करते हैं, ज्ञान की रचना करते हैं। तो तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है, लेकिन इनके बारे में जो कथन सही नहीं होगा वो ये है, क्योंकि इन्होंने तो बच्चों में विश्वास जगाया, बच्चों में विश्वास जगाया है, शिक्षार्थियों में, बच्चों में विश्वास जगाया है। उनका कहना है कि बच्चे खुद ही तो रचना करते हैं, खुद ही तो निर्माण करते हैं, उनमें संभावना व्यक्त की है। तो संभावना व्यक्त की है तो बाहरी रूप से थोपने की, बाहरी रूप से प्रेरित करने की आवश्यकता फिर उस बच्चे को नहीं रहती है। जो अंदर से मोटिवेटेड है, अंदर उसमें इतनी एनर्जी है, अंदर उतनी संभावना है, तो बाहरी रूप से उसको प्रेरित करने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की सीमा है? सीमा की बात करें तो यहाँ पर एक कह सकते हैं कि उनके बारे में जो नेगेटिव बात कही गई है या फिर वो जिस बात को नहीं मानते हैं अपने सिद्धांत में। तो देखो, जो पियाजे है वह संज्ञानात्मक विकास में भाषा की भूमिका पर अत्यधिक बल देते हैं। अगर हम बात करें भाषा की पियाजे को लेकर, तो इसके बारे में एक अलग लेक्चर बनाया जाएगा जिसमें कि हम वाइगोत्स्की और पियाजे को एक साथ में समझते हुए चलेंगे। तो ये क्वेश्चन उनकी भाषा की जो थ्योरी है अलग से जो दिया गया है उसमें से कहीं ना कहीं मतलब रिलेटेड है, तो उससे संबंधित भी जो है वीडियो यहाँ पर जो है लेक्चर आप जरूर वॉच करेंगे। तो वह संज्ञानात्मक विकास में भाषा की भूमिका पर अत्यधिक बल देते हैं। ठीक है, वह संज्ञानात्मक विकास में जैविक कारकों की भूमिका को ध्यान में नहीं रखते हैं। जो जैविक कारक होते हैं, जो बायोलॉजिकल होते हैं,
बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि इन्होंने ये कहा है कि भाई जो बच्चे होते हैं ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं, ठीक है। तो जैविक को तो इन्होंने इतना नहीं माना है, ठीक है। बात करें कि वह संज्ञानात्मक विकास पर संस्कृति और सामाजिक कारकों के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखते, ठीक। और लास्ट है कि वह संज्ञानात्मक विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में नहीं रखता है, ठीक है। बात करें तो यहाँ पर क्या है कि वह व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में नहीं रखता है, तो वह व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हैं, ठीक है। बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पर जो है कि वह संज्ञानात्मक विकास में संस्कृति और सामाजिक कारकों को ध्यान में नहीं रखते, क्योंकि इन्होंने समाज को संस्कृति को इतना ज्यादा मतलब उसमें वैल्यू नहीं दिया है, जितना इन्होंने कहा है कि बच्चा खुद ही करता है चीजों को, खुद ही ज्ञान का निर्माण करता है, खुद ही उसकी प्राप्ति करता है। तो यहाँ जो थर्ड ऑप्शन है जिसमें उन्होंने संस्कृति और समाज को थोड़ी सी कम वैल्यू दी है, बल्कि कह सकते हैं कि उसके जो बच्चे का इंटेलेक्चुअल लेवल होता है, इंटेलेक्चुअल लेवल, उसमें कह सकते हैं कि जो जिस वातावरण में रह रहा है उस पर डिपेंड कर दिया है कि वो वहां जो घटनाएं हो रही है वहां से सूचनाएं प्राप्त करता है, ठीक है। तो इतना रोल संस्कृति और समाज का इन्होंने नहीं माना है। बाकी सभी चीजें इसमें ठीक है, इसके साथ में जा रही है। ये हमारा जो है ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए, तो ये समझा आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर पूरे कॉन्सेप्ट के साथ में हमने जो है सॉल्यूशन लिया है। तो उम्मीद करती हूँ कि पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट रह गया हो आपको, या फिर कोई भी बात ऐसी हो समझ में नहीं आई हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, बाकी लोगों को भी शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।